आइए, आप सभी का स्वागत है इतिहास के इस क्लास में। और आप लोग कैसे हैं? ठीक है। चलिए। आइए आप सभी लोग। अमित, गुड इवनिंग। अमरेंद्र, गुड इवनिंग। सत्ता जी, गुड इवनिंग। अखंड जी, गुड इवनिंग। तो हम लोग इतिहास को शुरू करें। इतिहास में जो बात कल चल रही थी, पूरा नहीं हुआ था, आज उसको पूरा किया जाए। और फिर जो चीज़, अगर प्रश्न आप लोग कर रहे हो तो प्रश्न करते जब हैं तो उसमें से अगर कुछ समस्या आ रही है तो उसको यहाँ पढ़ते समय जो समस्या है उसको तो पूछ ही लीजिए, क्योंकि यहाँ वाली ऑनलाइन का जो मतलब है वो थोड़ा सा आपके मन में अगर कुछ संदेह होता है किसी चीज़ को लेके, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसको आप तुरंत पूछ लें तो वो उसी समय क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर कोई इस तरह का प्रश्न हो तो आप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। ठीक ना? तो हम लोग कर रहे थे हिंद यमन। हिंद यमन की जो बात हो रही थी, तो हिंद यमन से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। अब हिंद यमन से प्रश्न इतने क्यों बनते हैं? यह हिंद यमन शक कुषाण, इनसे आप देखते होंगे कि लगातार प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इन टॉपिक से प्रश्न क्यों बनते हैं? इन टॉपिक को लोग छोड़ते हैं, कुछ जो तथ्य हैं उसी को ध्यान रखा जाता है। इसलिए बनता है क्योंकि यह इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में यह दिखता है, सामाजिक क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी। राजनीतिक क्षेत्र में भी इनके बाद जो परंपराएं भारत में डेवलप हुई उसमें इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि आप सामंतवादी व्यवस्था को ही देखें तो शकों का बड़ा योगदान उनकी क्षत्रपी प्रणाली का उसमें देखने को मिलता है। तो इसलिए इन विषयों से अधिक प्रश्न बनते हैं। आपकी मुद्रा प्रणाली, ज्योतिष, संस्कृति, सब कुछ तो प्रभावित हो रहा है इनसे। तो इतना ज़्यादा अगर यह चीज़ प्रभावित कर रही है भारतीय इतिहास को, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनने चाहिए। हिंद यमन कहाँ से आए, कौन लोग थे, भारत में कैसे आए, उनके कितने वंश हैं, इन सब की बातें हो गई थी। और हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों को वह बातें क्लियर हो गई होंगी। रॉबिन जी, नमस्ते। तो यहाँ जो हम लोगों ने देखा था, सिकंदर के आक्रमण को याद कर लीजिएगा। इसी बहाने आप क्या करिएगा, सिकंदर की मैं बार बार बात कर रहा हूँ तो सिकंदर को भी रिवाइज कर डालिए। जब आप एक बार जब पढ़े हैं तो रिवीजन में क्या होता है, एक बार आप ढंग से पढ़े हैं विषय को, तो जब रिवाइज करते हैं आप तो 10, 15, 20 मिनट में एक टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है। उसमें बहुत समय नहीं लगता है। पहली बार आपने ढंग से उसे पढ़ा है, चीज़ों को ढंग से ध्यान किया है, याद किया है, तो दोबारा जब आप पढ़ते हैं तो 15-20 मिनट में वो रिवाइज हो जाता है। एग्जाम के समय पूरा सिलेबस आपका 10-15 से 18 दिन के अंदर रिवाइज हो जाता है। वो क्यों उस समय रिवाइज हो जाता है? तो पहले आक्रमण करने वाले आपको जो बताया गया था, सिकंदर के पहले जो आक्रमण हुआ था, हाखामनी आक्रमण, यह भारत पर होने वाला पहला आक्रमण है। ये पर्शिया के लोग थे, यानी ईरान के लोग थे। तो ईरानियों द्वारा यह आक्रमण किया गया था और दारा प्रथम का यह आक्रमण भारत पर सबसे पहले हाखामनी वंश के तहत किया गया था। उसके बाद सिकंदर का आक्रमण होता है और तीसरा आक्रमण आपका हिंद यवनों का होता है। फिर आपके शक आते हैं, फिर आपके पहलव आते हैं और इसके बाद आपके कुषाण आते हैं और फिर आपके हूण आते हैं। तो भारत में आक्रमणों का जो क्रम है ये है। ठीक है अमित जी? तो यहाँ से हाखामनियों को आपने देखा था, हाखामनियों के बाद सिकंदर के आक्रमण को देखा गया था। अब हम लोग यवन आक्रमण देख रहे हैं। यवनों में भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किया उसकी बात भी हुई थी।
नहीं सीरियस, सेकंड नहीं है, उनको नहीं माना जाता है। उनका जो आक्रमण का क्षेत्र है ये आपका सिंध के पश्चिमी क्षेत्र तक ही, यानी ईरान और सिंध के बीच के क्षेत्र पर ही उनका अधिकार माना जाता है। इधर जो आने वाले हैं सबसे पहले वो दारा हैं। ठीक, ठीक ना। तो साइरस का जो क्षेत्र है वो आपका इधर से सिंध के पश्चिम वाला क्षेत्र, यानी ईरान और सिंध के बीच वाले क्षेत्र पर ही उनका है। और इधर जो आते हैं आपके दारा के समय। यवनों में जो पहले आक्रमणकारी हैं वो कौन है? यवन पहले आक्रमण किसने किया था? यवनों में, यवन शासकों में सबसे पहले आक्रमण करने वाला आपका कुछ विकल्प हैं। विकल्प को बताइएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प होगा इसको बताइएगा। यवनों में सबसे पहला यवन शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया सबसे पहले, डायोडोटस। आप कह रहे हैं विकल्प में वह नहीं है। अखंड जी डेमेट्रियस, अमरेंद्र प्रभाकर जी डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस का यहाँ बहुमत बनता हुआ दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि एक नया विकल्प, चलिए उस विकल्प को भी रखते हैं सामने, डायोडोटस। डायोडोटस, इस विकल्प को ई कर लीजिए। अमित जी कह रहे हैं डायोडोटस, डेमेट्रियस। अच्छा बदल गया विकल्प, डेमेट्रियस। ठीक, गुड इवनिंग देवदत्त जी। शुंग काल में डेमेट्रियस को पहला यवन है जो भारतीय विजेता माना जाता है। यानी डेमेट्रियस ने शुंग काल में किसके समय, किस शुंग, कौन सा शुंग शासक था? शुंग शासक आपके पुष्यमित्र शुंग का काल है। और उस समय डेमेट्रियस ने आक्रमण किया भारत में सबसे पहले। ये डायोडोटस कौन है? डायोडोटस ये कौन है? डायोडोटस को हम लोगों ने जो देखा था कि सेलुकस के साम्राज्य का, सेलुकस का जो साम्राज्य था यानी सिकंदर का जो साम्राज्य था, उसके पूर्वी प्रांत का उत्तराधिकारी सेलुकस बना। और सेलुकस के बाद यहाँ जो शासक हुए, इन लोगों में से अंतियोकस द्वितीय के समय, अंतियोकस द्वितीय के समय क्या देखा गया था? अंतियोकस द्वितीय के समय यह देखा गया था कि इस साम्राज्य, अंतियोकस द्वितीय के साम्राज्य के दो प्रांत, आपका एक पर्थिया और दूसरा बैक्ट्रिया स्वतंत्र हो गए थे। ठीक, बैक्ट्रिया स्वतंत्र हो गए थे। तो यह पर्थिया में किसने विद्रोह किया था? पर्थिया के विद्रोह का नेता और बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेता कौन कौन है? आशुतोष जी नमस्ते। पर्थिया के विद्रोह का नेता कौन था और बैक्टीरिया के विद्रोह का नेता कौन था? तब तक मैं एक प्रश्न और लिख देता हूं।
इसको परथिया के विद्रोह का नेता कौन है और बैक्टीरिया के विद्रोह का नेता कौन है? परथिया के विद्रोह का नेता आर्सेक्स, ठीक, आर्सेक्स, और बैक्टीरिया के विद्रोह का नेता, सत्ता जी ने कहा आर्सेक्स, बिल्कुल सही, और बैक्टीरिया के विद्रोह का नेता अमित कह रहे हैं डायोडोटस, बिल्कुल सही। अब एक दूसरा प्रश्न हमने रखा है, डेमेट्रियस किसका पुत्र था? डेमेट्रियस किसका पुत्र था? तो इसमें अगर विकल्प आप लेना चाहें तो विकल्प भी दे दूं। ठीक है, तो इसको आप लोग सोच के बताइए। यूथिडेमस का पुत्र था, बिल्कुल सही, यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस था और यूथिडेमस पर आक्रमण किया था अंतियोकस तृतीय ने, और उसने क्या कहा था, एक संधि हुई थी, संधि में यह हुआ था कि अंतियोकस तृतीय ने अपनी पुत्री का विवाह यूथिडेमस के पुत्र डेमेट्रियस से कर दिया था। तो ये यूथिडेमस के पुत्र हैं। ईरानी जो हिंद यवन आक्रमण है, हिंद यवन आक्रमण में आपने देखा है कि हिंद यवन का आक्रमण तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी कभी भी कि हिंद यवन जो यवन है वो कहाँ से आते हैं, कैसे आक्रमण करते हैं, इनके जो वंशज हैं। तो इसको एक बार 2 मिनट में इसको रिवाइज करा दें आपको, तो क्योंकि यहाँ ढेर सारा कन्फ्यूजन बना रहता है, उस कन्फ्यूजन को आप बिल्कुल दूर कर लें, स्पष्ट कर लें कि एंटियोकस के समय आपने कल लिखा था, एंटियोकस द्वितीय के समय 2 प्रांत आपके जो परथिया और बैक्टीरिया हैं वहाँ विद्रोह हुए, और यह बैक्टीरिया जो है यह उत्तरी अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उत्तरी अफगानिस्तान, यही मज़ार शरीफ है, यही क्षेत्र, यहीं पर मज़ार शरीफ यहीं पर है। तो इस क्षेत्र में, इसी से हमें भारत में इसी से मतलब है, सिर्फ इससे तो मतलब है नहीं, ये लोग तो भारत आते नहीं हैं, भारत आने वाले यही बैक्टीरियन है, बैक्टीरियन यवन है, इन्हें इसीलिए इन्हें वाक्त्री यवन भी बोला गया है। अब यहाँ जब आए तो पहले यहाँ के स्वतंत्रता डायोडेटस के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, और डायोडेटस के पुत्र की हत्या करके फिर कौन बन गया, यूथिडेमस बन गया। डायोडेटस की पुत्र की हत्या करके यूथिडेमस बन गया शासक। तो ये आपका पहला वंश था, डायोडेटस के नेतृत्व में आक्रमण हुआ, लेकिन शासक कौन बन गया, इसके पुत्र की हत्या करके यूथिडेमस शासक बन गया। तो ये दूसरे वंश का है, ये दूसरे वंश का है, दोनों में। अब यूथिडेमस के समय क्या हुआ, यूथिडेमस के समय ही एंटियोकस तृतीय ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा इस पर विजय करने को। तो संधि हो गई और कहा कि यूथिडेमस की पुत्री से, यूथिडेमस के पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और इसको स्वतंत्र राज्य मान लिया। अब यूथिडेमस का जो पुत्र है, यूथिडेमस भी अभी भारत नहीं आया है, डेमेट्रियस इसका जो पुत्र है डेमेट्रियस, यह भारत आता है।
और डेमेट्रियस जब भारतीय आक्रमण में व्यस्त था तभी क्या हुआ, तभी बैक्टीरिया पर यूक्रेटाइडिस ने अधिकार कर लिया। तो बैक्टीरिया वाला क्षेत्र इनके डेमेट्रियस के हाथ से निकल गया, यहाँ यूक्रेटाइडिस का अधिकार हो गया और इसने कुछ भारतीय क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसका जो साम्राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक है, झेलम से लेकर आपके कहाँ तक, इसका सॉरी झेलम से कह रहे हैं, इसका साम्राज्य है आपका बैक्टीरिया से लेकर झेलम तक, बैक्टीरिया से लेकर झेलम तक इसका साम्राज्य है, झेलम नदी तट तक। और इसका साम्राज्य जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसका साम्राज्य आपने देखा झेलम से लेकर आपके यमुना नदी तक, यमुना नदी तट तक। इस झेलम को यूरोपियन जो यूनानी लेखक हैं वो किस नाम से पुकारते हैं, झेलम को हाइफेनस, इस नाम को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे ये नाम भी पूछा जा सकता है। यमुना को ईसेमस, ये पूछा जा सकता है कि ईसेमस से किस नदी का तात्पर्य ईसेमस से है। तो यमुना या यही जो है सो भारतीय साहित्य में इसे ही इच्छुमती बोला गया है। यमुना के अनेक पर्यायवाची हैं, कालिंदी, इच्छुमती, ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। तो ईसेमस हो इसका नाम बोलते हैं और इसे कहते हैं हाइफेनस यानी झेलम तक। तो इनका साम्राज्य यहाँ से यहाँ के बीच में है, इनका साम्राज्य यहाँ से यहाँ के बीच में है। यूक्रेटाइडिस का जो पुत्र है उसने यूक्रेटाइडिस की हत्या कर दी, यूक्रेटाइडिस की हत्या यूक्रेटाइडिस के पुत्र ने कर दी। और उसके बाद यहाँ अयोग्य उत्तराधिकारी आए। फिर इस यूक्रेटाइडिस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो एंटियालकिट्स हुआ। ये लोग अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे, यूक्रेटाइडिस वंश वाले, यूक्रेटाइडिस वंश वाले अपनी राजधानी बनाए थे तक्षशिला। और इन लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इन लोगों ने अपनी राजधानी बनाई थी सियालकोट। इसी को आप किताबों में साकल में भी देखते होंगे, साकल को ही सियालकोट कहा जाता था। यहां तक बिल्कुल क्लियर। अपोलोडोटस आपके डेमेट्रियस जब आया था तो डेमेट्रियस का ये पुत्र है, डेमेट्रियस के साथ आया है। ठीक, अभी वहां आते हैं। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई थी। अब यहां पर यूक्रेटाइडिस के जो पुत्र हैं हेलियोक्लेज, हेलियोक्लेज इसने हेलियोक्लेज ने यूक्रेटाइडिस की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या करके यह शासक बना बैक्टीरिया में। हेलियोक्लेज यहाँ का शासक बना। गुड इवनिंग प्रकाश जी। तो हेलियोक्लेज यहाँ का शासक बना, यूक्रेटाइडिस का पुत्र था, अपने पिता की हत्या करके शासक बना और बैक्टीरिया का अंतिम यौवन शासक माना जाता है। बैक्टीरिया पर जो यौनों का अधिकार था, इसके बाद बैक्टीरिया पर यौनों का अधिकार समाप्त हो गया। यहाँ पर शकों ने अधिकार कर लिया, क्योंकि इधर से शक भी आ रहे हैं पीछे पीछे। तो यहाँ पर शकों ने अधिकार कर लिया, यानी बैक्टीरिया पर शकों का अधिकार हो गया। तो बैक्टीरिया अब यूक्रेटाइडिस वंश के हाथ से भी निकल गया। यूक्रेटाइडिस वंश की सत्ता कहाँ रही, कहानीकर जी गुड इवनिंग। यूक्रेटाइडिस वंश की जो सत्ता है वह अब सिर्फ कुछ भारतीय क्षेत्रों में रही, यानी हिंदुकुश से झेलम के बीच वाला जो क्षेत्र है उसी में यूक्रेटाइडिस वंश की सत्ता रह गई सिर्फ। और आगे चलकर इसी, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, हालांकि ये भारत के शासक नहीं हैं इसीलिए कल इनकी चर्चा नहीं किया था, फिर भी आप ध्यान रखिए बैक्टीरिया का यह अंतिम
यवन शासक है, यवन शासक है। बैक्टीरिया पर शासन करने वाला अंतिम यवन शासक है। इसके बाद बैक्टीरिया पर क्या हो गया, शकों का अधिकार हो गया। ठीक, तो इसके बाद बैक्टीरिया पर आपका शकों का अधिकार हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब इस यूकेटाइडिस वंश के जो अन्य महत्वपूर्ण शासक हुए उसमें आपके एंटियालकिड्स हैं, कल देखा गया था एंटियालकिड्स और हर्मियस। एंटियालकिड्स और हर्मियस यूकेटाइडिस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे शक्तिशाली शासक यही आपका एंटियालकिड्स है। यूकेटाइडिस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक एंटियालकिड्स है। इसके विषय में जो हम जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि इसने अपना एक दूत हेलियोडोरस को कहाँ भेजा था। एंटियालकिड्स ने अपना दूत हेलियोडोरस को कहाँ भेजा था, इसको आप तब तक बताइए। एंटियालकिड्स ने अपना दूत कहाँ भेजा था। कुछ याद आ रहा है? हाँ, भागभद्र, भागभद्र के दरबार में, कानिकर जी बहुत सही, भागभद्र के दरबार में। और भागभद्र के विषय में आप जानते हैं कि भागभद्र शुंग वंश का 9वां शासक है, शुंग वंश का 9वां शासक है। और यहाँ जब हेलियोडोरस आया, दूत कौन है, हेलियोडोरस है, इसका नाम हेलियोडोरस है। और भारत के संदर्भ में यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म के संदर्भ में भी और वैदेशिक संबंध के संदर्भ में भी। धर्म के संदर्भ में शुंग के, तो शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया। अब धर्म के संदर्भ में यह नाम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भागवत धर्म संबंधी पहला जो लेख है, अभिलेख है, वह इसी का है जो विदिशा से प्राप्त हुआ। कल इसकी बात हुई थी, शुंगों में भी इसकी बात हुई है, डिटेल हुई है, तो इसकी चर्चा अब करने की जरूरत नहीं है। इनको यहीं पे निपटा लें। हर्मियस जो है, हर्मियस पूरे यवन शासकों में अंतिम शासक है। हर्मियस इसे अंतिम यवन शासक माना जाता है, अंतिम यवन शासक माना जाता है। बैक्टीरिया का अंतिम यवन शासक हेलियोक्लीज है और भारत का जो अंतिम यवन शासक है वो हर्मियस है। यहाँ पर जो कंधार के पार्थियन शासक हैं उन लोगों ने अधिकार कर लिया। हर्मियन के पश्चात इस क्षेत्र पर यानी तक्षशिला वाले क्षेत्र पर कंधार के पार्थियनों का अधिकार हो गया। तो यहाँ से अब यवनों की सत्ता समाप्त हो गई। इधर जो ये जो वंश चल रहा है डेमेट्रियस वाला, तो डेमेट्रियस को आपने देखा था कि डेमेट्रियस आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक है और पुष्यमित्र शुंग के समय में आक्रमण करता है, पराजित होता है। एक प्रश्न आप बताइए कि किस ग्रंथ में कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है कि यवन पाटलिपुत्र तक आ गए थे या पाटलिपुत्र तक के क्षेत्र को रौंद दिए थे। किस ग्रंथ में कहा गया है? विकल्प भी दे दूं। महाभाष्य, मालविकाग्निमित्र,
गार्गी संहिता, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, हाँ अमित ने एक नाम बताया है, थोड़ा सा इंतजार कर लूं और नामों का। किस ग्रंथ में कहा गया है कि यवन पाटलिपुत्र तक आ गए थे? कहानीकर जी, अमित जी और उम्मीद है कि अन्य लोग भी इससे सहमत होंगे। ये आपका गार्गी संहिता, गार्गी संहिता में बताया गया है कि वो साकेत, पंचाल, मथुरा होते हुए पाटलिपुत्र तक के क्षेत्र को रौंद दिए थे। और मालविकाग्निमित्र में ऐसी बात नहीं कही गई है सरता जी। पुष्यमित्र शुंग के समय भी ये बात बताई गई थी। गार्गी संहिता में कहा गया है कि यवन क्या किए, यवन जो है साकेत, पंचाल, मथुरा और पाटलिपुत्र तक के क्षेत्र को रौंद दिए थे। ठीक, तो गार्गी संहिता, इसका आंसर गार्गी संहिता होगा। आप ये सवाल पूछा गया है, पूछा जाएगा आगे भी। मालविकाग्निमित्र में जो बात की गई है, अब यहाँ इन तीनों विकल्पों के विषय में आर्य मंजूश्री कल्प इस आक्रमण के विषय में नहीं बताता है, ये तीन ग्रंथ इस आक्रमण के विषय में बताते हैं। तो इन तीन ग्रंथों में क्या क्या बताया गया है उसका ध्यान रखिए। महाभाष्य में कहा गया है कि यवन, साकेत और माध्यमिका यानी आपका चित्तौड़। तो इसमें महाभाष्य में कहा गया है यवन कहाँ तक आए थे, साकेत और माध्यमिका तक आए थे। 2 स्थानों का नाम लिया गया है, यहाँ 4 स्थानों का नाम लिया गया है। ठीक है, क्लियर सरता जी। मालविकाग्निमित्र में जो बात कही जा रही है, मालविकाग्निमित्र में कहा जा रहा है कि यवन कहाँ तक आए थे। यवन आने की बात नहीं की गई है, यहाँ यवनों से जो युद्ध हुआ था, किसके साथ युद्ध हुआ था, इस युद्ध के विषय में मालविकाग्निमित्र बताती है कि वसुमित्र ने सिंधु तट पर यवनों को पराजित किया था। तो अगर ये कहा जाए कि किस ग्रंथ में ये कहा गया है कि शुंग शासक ने यवनों को पराजित किया था, तो आप इसको, ठीक है कोई बात नहीं, तो आप इसको कहेंगे कि मालविकाग्निमित्र में ये बात कही गई है कि वसुमित्र ने यवनों को सिंधु सरिता तट पर पराजित किया था, सिंधु नदी तट पे पराजित किया था। और ये सिंधु जो है, इसकी पहचान वही पश्चिम वाली सिंधु से किया जाता है, ये जो है आपकी चंबल की सहायक सिंधु से नहीं किया जाता है। ठीक, तो यहां हम लोगों ने ये देखा कि आपका जो आक्रमण हुआ था डेमेट्रियस का, अच्छा इस एक बात और ध्यान रखिएगा, गार्गी संहिता के एक बात और चर्चा की गई है गार्गी संहिता में। अगर कहा जाता है कि यवन, इसमें कहा गया है कि यवन पाटलिपुत्र तक आक्रमण तो किए, लेकिन आपस में ही उनमें वैमनस्य उत्पन्न हो गया, इसलिए वो लौट गए। तो यवनों के लौटने की बात भी, यानी पाटलिपुत्र पर उनका अधिकार अस्थाई नहीं रह पाया, वो लौट गए। क्यों लौट गए, इसका कारण बताया गया है गार्गी संहिता में। गार्गी संहिता में जो कारण बताया गया है कि उनमें आपस में वैमनस्य व्याप्त हो गया, आपस में उनमें फूट पड़ गई, इसलिए वो लौट गए। ठीक, तो
ये भी अगर पूछा जाए कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि यवनों का आपस में ही वैमनस्य उत्पन्न हो गया इसलिए वो लौट गए थे, तो वो आपकी गार्गी संहिता ही है। ठीक, गुड इवनिंग अर्थ प्रकाश। अब आप इस यवन आक्रमण में आपने अभी तक हम लोगों ने देखा कि डेमेट्रियस ने आक्रमण किया, डेमेट्रियस पराजित हुआ। वसुमित्र, वसुमित्र कौन है? वसुमित्र पुष्यमित्र शुंग के पौत्र हैं। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र, और अग्निमित्र के पुत्र हैं वसुमित्र। अग्निमित्र उस समय कहाँ थे? अग्निमित्र उस समय अग्निमित्र उस समय कहाँ थे? अग्निमित्र उस समय विदिशा के राज्यपाल थे। अच्छा, तो अग्निमित्र उस समय विदिशा के राज्यपाल थे। यहां तक क्लियर। अब डेमेट्रियस किन लोगों के साथ आया था, इसमें यह विवरण मिलता है कि डेमेट्रियस के साथ जो लोग आए थे, डेमेट्रियस के साथ उसका पुत्र इतिहासकारों का जो मानना है अपोलोडोटस और उसका भाई और सेनापति, ये भाई भी है और सेनापति भी है, और दो जगह हो रहा है तो इसको हटा दें। जब आप कोई सेंटेंस लिखें तो उसमें एक शब्द दो बार रिपीट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उसका भाई तथा सेनापति मेनांडर आए थे डेमेट्रियस के साथ, उसका पुत्र अपोलोडोटस और उसका भाई तथा सेनापति मेनांडर आए थे। तो ये इसके बाद शासक अपोलोडोटस बना होगा, फिर मेनांडर बना होगा। मेनांडर के विषय में ज्यादा कुछ विवरण मिलता है। तो अब यहाँ के इस वंश के प्रमुख शासक आपके मेनांडर हैं। मेनांडर का जो उल्लेख हुआ है, इनके विषय में जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो आपने देखा था मिलिंद पन्नो है, और यूनानी लेखक हैं। यूनानी लेखकों में एस्ट्रेबो प्रमुख हैं, प्लूटार्क हैं। मिलिंद पन्नो नागसेन की कृति है। नागसेन ने मिलिंद पन्नो की रचना की थी, ये आप जानते ही हैं। मिलिंद पन्नो की रचना नागसेन ने की थी। ये एक बौद्ध विद्वान है। मिलिंद पन्नो का मतलब है मिलिंद का मतलब, यहाँ मिलिंद का मतलब मिनांडर से है। इस ग्रंथ में मिनांडर को मिलिंद बोला गया है, और पन्नो का मतलब है प्रश्न, प्राकृत भाषा में है तो इसलिए पन्नो का मतलब है प्रश्न। यानी मिनांडर ने नागसेन से कुछ प्रश्न पूछा और नागसेन ने जो उसका उत्तर दिया उससे मिनांडर संतुष्ट हुआ। संतुष्ट होने के पश्चात मिनांडर ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध मतानुयायी हो गया। ठीक, तो यह प्रकाश चंद्रा जी, तो यह बौद्ध मतानुयायी हो गया। ठीक, लेकिन मिलिंद कुछ साक्ष्य ये भी बताते हैं कि, और इसी में मिलिंद पन्नो में ही कहा गया है कि मिनांडर उस समय भिक्षु नहीं बनना चाहता था। क्यों नहीं बनना चाहता था? उसने कहा कि हमारे शत्रु बहुत हैं, अगर मैं इस समय भिक्षु बनूंगा तो मार दिया जाऊंगा। तो इससे ये लगता है कि वो अपने शासन काल के, यानी अपने जीवन काल के अंतिम अवस्था में भिक्षु बना, और उसने अपने पुत्र एस्टेटो प्रथम के पक्ष में गद्दी त्याग दिया और स्वयं अरहत पद को प्राप्त किया। बौद्ध धर्म में आपने देखा, यहाँ ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये बात भी पूछी जा सकती है कभी कि मिनांडर जो है यह क्या था? अरहत पद को प्राप्त किया। बौद्ध धर्म में आपने देखा था कि हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे, और हीनयान का जो आदर्श है वह है अरहत पद को प्राप्त करना, और महायान का जो आदर्श है वो है बोधिसत्व पद को प्राप्त करना।
उनका आदर्श क्या है? बोधिसत्व, बोधिसत्व पद को प्राप्त करना। और हीनयानियों का आदर्श है आपका अरहत पद को प्राप्त करना। तो ये हीनयानियों का आदर्श है और ये आपका महायानियों का आदर्श है, महायानियों का आदर्श है। तो इससे यह स्पष्ट है कि जब उसे कहा जाता है कि अरहत पद प्राप्त किया, यानी बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का वो समर्थक था। तो यहाँ एक बात और क्लियर हो गई आपकी कि मेनांडर हीनयान संप्रदाय का समर्थक था, पक्षधर था। ठीक, अगर ये कभी कहा जाए कि मेनांडर किस संप्रदाय का अनुयायी था या पक्षधर था, तो आपका हीनयान। वो सीधे सीधे यहाँ से ये ना पूछ के थोड़ा सा चीज को घुमा के पूछने का एक तरीका ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि मेनांडर किस निम्न बौद्ध संप्रदायों में से किस संप्रदाय का समर्थक था, तो आप कहेंगे कि वो हीनयान, क्योंकि वो अरहत पद को प्राप्त किया है। ठीक, तो मेनांडर के विषय में एस्ट्रेबो क्या कहते हैं? एस्ट्रेबो कहता है मेनांडर के विषय में कि यह क्या था, सिकंदर से अधिक साम्राज्य विजित किया था। इसका जो साम्राज्य था सिकंदर से भी बड़ा था। भारत में इसने सिकंदर से अधिक क्षेत्र को विजित किया था। तो आप देखिए, यह इस वंश के डेमेट्रियस वंश के या यूथिडेमस वंश के शासकों का जो साम्राज्य है वो है झेलम नदी से यमुना नदी तक के बीच के क्षेत्र। और सिकंदर कहाँ तक आया था? सिकंदर व्यास नदी तक आया था और व्यास नदी से वो लौट गया था। ये लोग यमुना नदी तक आते हैं, तो निश्चित रूप से सिकंदर से बड़ा साम्राज्य भारत में इनका था। तो इसी संदर्भ में वो कहता है कि सिकंदर से अधिक साम्राज्य इसका भारत में था। प्लूटार्क बताता है कि मेनांडर बहुत ही लोकप्रिय था। प्लूटार्क बताता है कि मेनांडर बहुत ही जनप्रिय था और एक बार गंगा घाटी में युद्ध करते हुए, गुड इवनिंग प्रतीक जी, एक बार गंगा घाटी में युद्ध करते हुए उसने क्या किया? अपोलोडोटस मेनांडर, मतलब मैं नहीं समझा सरता जी। तो एक बार गंगा घाटी में, प्लूटार्क कहता है कि एक बार गंगा घाटी में युद्ध करते हुए मेनांडर मारा गया। मेनांडर गंगा घाटी में युद्ध करते हुए मारा गया, ऐसा प्लूटार्क का कहना है। और वही आगे कहता है कि मेनांडर का जब निधन हुआ तो इसके शरीर धातु को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नगरों के बीच संघर्ष हुआ। यानी विभिन्न नगर इसके शरीर धातु को प्राप्त करना चाहते थे। बौद्ध संप्रदाय में ये परंपरा रही है। बुद्ध के समय से आप देख रहे हैं कि जो बोधिसत्व होते हैं उनके, या जो अरहत होते हैं, उनके शरीर धातु को प्राप्त करके उस पे स्तूप आदि का निर्माण किया जाता है, वो पूजनीय माने जाते हैं। तो इसी तरह से मेनांडर के शरीर धातु को प्राप्त करने के लिए भी विभिन्न राज्यों, विभिन्न नगरों में संघर्ष हुआ और ढेर सारे नगरों में इसके शरीर धातु पर स्तूप का निर्माण हुआ। तो यह बात आपका प्लूटार्क कह रहा है। ठीक, मेनांडर क्या किया था? मेनांडर की राजधानी की भव्यता का वर्णन मिलिंद पन्नों में हुआ है। मिलिंद पन्नों में मेनांडर की राजधानी की भव्यता का वर्णन हुआ है। और मेनांडर की राजधानी है कहाँ? शाकल या सियालकोट है। इस वंश की राजधानी तो वही है। तो शाकल और सियालकोट की भव्यता का जो वर्णन किया गया है उसमें, प्रतीक जी गुड इवनिंग, तो उसमें यह कहा गया है कि यह एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ बहुत अट्टालिकाएं थीं, यहाँ के लोगों के पास बहुत धन संपदा थी, यानी बहुत खुशी थे। और उसी में कहा गया कि यह स्वर्ग जैसी लगती थी। तो इस भव्यता का वर्णन आपके मिलिंद पन्नों में किया गया है। मेनांडर के अनेक उपाधियां हैं, हालांकि उपाधियां आपके डेमेट्रियस की भी है, तो मेनांडर के अनेक उपाधियां हैं। यह अपने को
धर्मियस कहता है, मेनांडर की जो उपाधियां हैं इनको ध्यान रखिएगा। मेनांडर की उपाधियां, ये धर्मियस की उसकी उपाधि है, श्रोटर इसकी उपाधि है। ठीक, तो धर्मियस और श्रोटर किसकी उपाधि है? तो मेनांडर की। ऐसे ही डेमेट्रियस अपने को, डेमेट्रियस जो है यह सिकंदर से प्रभावित था। डेमेट्रियस सिकंदर से प्रभावित था और अपने को अजय कहलाना पसंद करता था। सिकंदर से प्रभावित है और अपने को अजय कहलाना पसंद करता है। अब डेमेट्रियस का जो उत्तराधिकारी है, इसने अपने पुत्र एस्ट्रेटो प्रथम के पक्ष में गद्दी त्याग कर भिक्षु बन गया। तो एस्ट्रेटो प्रथम, लेकिन एस्ट्रेटो प्रथम क्या है? एस्ट्रेटो प्रथम अभी बालक हैं, अल्पवयस्क हैं। तो ऐसे में मेनांडर की जो पत्नी है एक्थोक्लिया, यह इसकी संरक्षिका बनती हैं। एस्ट्रेटो प्रथम की संरक्षिका एक्थोक्लिया बनती हैं। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि एक्थोक्लिया कौन है, किस वंश की शासिका हैं? तो आपके यवन शासिका हैं और एस्ट्रेटो प्रथम की संरक्षिका हैं, मेनांडर की धर्मपत्नी है। ठीक, इसके बाद एस्ट्रेटो द्वितीय शासक बनता है और इसके बाद इस क्षेत्र पर शकों का अधिकार हो जाता है। तो इनकी कहानी यहाँ तक आकर समाप्त हो गई। हिंद यवन जो कुल शासक हैं, छोटे बड़े ढेर सारे शासक हैं, इनके लगभग 39 शासकों का उल्लेख इनके सिक्कों से प्राप्त होता है। इनके सिक्कों से लगभग 39 शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है। जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो ये हैं। ठीक, तो अब हम लोग यवन जो साम्राज्य है या यवन जो शासन है, इसकी कुछ विशेषताओं को देखा जाए कि इनके समय में इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इनकी राजनीतिक स्थिति तो हम लोग देखे ही, इनकी धार्मिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति में और इनका भारत पर पड़ने वाला प्रभाव, यह प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारत पर पड़ने वाला प्रभाव यवन आक्रमण का, तो यवन आक्रमण का भारत पे जो प्रभाव पड़ा वह आर्थिक क्षेत्र में सिक्का पे पड़ा और इसका राजनीतिक आप देख ही रहे हैं, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा, धार्मिक प्रभाव पड़ा। तो मुख्य इनका जो प्रभाव है उसको देखिए तो ये सिक्का, भारत में सिक्के पहले पंचमार्क सिक्के चलते थे, मौर्य काल में भी उन्हीं सिक्कों को हम लोगों ने देखा है। अब इनके यवन ऐसे शासक हैं जिन्होंने सोने का सिक्का जारी किया था और यवनों में सर्वाधिक जो सोने का सिक्का है वो यूक्रेटाइडिस का है। यवन सिक्के जो मिलते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, उसमें सर्वाधिक सोने का जो सिक्का है वो यूक्रेटाइडिस का है। मेनांडर के 2 लेख मिलते हैं, एक पंचोह रेह फतेहपुर जिला से मिलता है और एक शिवकोट बाजौर यानी पेशावर क्षेत्र से उसका एक लेख मिलता है। तो मेनांडर के 2 लेखों को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी वो लेख पूछ लेते हैं। तो मेनांडर के 2 लेख महत्वपूर्ण हैं, वो हैं आपके मेनांडर के 2 लेख। एक आपका रोह, यह फतेहपुर जिला में है, और दूसरा आपका शिवकोट अभिलेख, शिवकोट अभिलेख यह आपका बाजौर घाटी में है, बाजौर अभिलेख भी बोला जाता है, यह पेशावर में है। तो ये 2 लेख हैं। इनकी जो मुद्रा मिली है भारत में यवनों की वो रोह से मिली है और स्मिथ महोदय
इतिहासकार स्मिथ उसमें उन मुद्राओं की पहचान करते हैं और बताते हैं कि इसमें सर्वाधिक मुद्राएं मेनांडर की हैं। तो जो रोह से मुद्रा मिली है वहां से जो मुद्राएं हैं वह सर्वाधिक किसकी है? सर्वाधिक आपकी मेनांडर की है। और पूरे यवनों में देखें तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो हैं यवनों के वो यूक्रेटाइडिस के मिलते हैं। इस मेनांडर ने माना जाता है कि 5 प्रकार का चांदी का सिक्का चलवाया था। 5 प्रकार के चांदी के सिक्के इसके द्वारा चलवाए गए थे। और इन 5 प्रकार के सिक्कों में जो आकृतियां मिलती हैं, मुकुट धारण किए हुए राजा मिलता है और मुकुट धारण किए हुए राजा मिलता है। उस पे चक्र का भी अंकन किया गया है, उस पे ऊंट का भी अंकन किया गया है। तो ये मेनांडर के सिक्कों की विशेषता है। इसके तांबे के भी सिक्के हैं। यवनों के सिक्कों की जो सबसे बड़ी विशेषता है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है वो है द्विलिपीय सिक्के। 2 लिपियों में, इनके सिक्कों पर 2 लिपियों में लेख अंकित है और यह लेख सामान्यतः यूनानी लिपि में है और खरोष्टी लिपि में है। यूनानी लिपि में है और खरोष्टी लिपि में है। तो थैंक यू सरता जी। तो ये यूनानी लिपि में है और खरोष्टी लिपि में है जो सिक्के इनके हैं। यह अब द्विलिपीय सिक्के, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये द्विलिपीय सिक्कों की परंपरा यहाँ यवनों से शुरू होती है और कुषाणों तक चलती है, कनिष्क के समय तक चलती है। कनिष्क आकर इस द्विलिपीय परंपरा को समाप्त करता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि द्विलिपीय सिक्के किसके हैं, तो आप यवनों को भी बताएंगे, शकों को भी बताएंगे और कुषाणों को भी बताएंगे। प्रारंभ किसने किया? यवनों ने प्रारंभ किया। समाप्त किसने किया? कुषाणों ने किया। कुषाणों में किसने समाप्त किया? तो कनिष्क ने समाप्त किया। ठीक, आगे चल के हम लोग देखेंगे इस शकों के कुछ सिक्के तो 3 लिपियों में भी हैं। अब ये जो सिक्के हैं, इनके जो स्वर्ण सिक्के हैं वो एस्टेटर बोले जाते थे और इनके जो चांदी के सिक्के हैं वो द्रम बोले जाते थे। द्रम, चांदी के सिक्के, जो हिंद यवनों के चांदी के सिक्के हैं वो द्रम बोले जाते थे। और आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे पूर्व मध्यकाल में यह द्रम, जो इनका चांदी का सिक्का है, यह भारत में सिक्का का पर्याय बन गया। द्रम पूर्व मध्यकाल में सिक्का को ही द्रम बोला जाने लगा। यहाँ वो चांदी का सिक्का है, ये स्टेटर इनके सोने के सिक्के हैं। भारत में सिक्कों पर आपने देखा था मौर्य काल तक पंचमार्क सिक्के चल रहे हैं। भारतीय सिक्कों को लेखयुक्त करने की प्रेरणा इन्हीं यवनों से मिली। जब यवन आए तो भारतीय सिक्कों पर लेख भी लिखा जाने लगा। इन यवन सिक्कों पर शासकों की आकृतियां भी हैं। तो यवन सिक्कों को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि यह किस शासक द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं। तो सिक्कों पर शासक की आकृति और लेख, शासक की आकृति और लेख जारी करने की परंपरा, आकृति और लेख जारी करने की परंपरा इन्हीं यवनों से भारत में पड़ी। और इसी कारण भारतीय सिक्के क्या हो गए? सुडौल और अलंकृत सिक्के बनने लगे। अब अच्छे सिक्के, सुंदर सिक्के बनने लगे। तो ये सिक्कों के संदर्भ में इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। यवनों के जो सिक्के हैं वो सिर्फ सोने और चांदी के ही नहीं हैं, वो आपके निकल के भी हैं, शीशे के भी हैं। निकल का सबसे पहला सिक्का विश्व में जारी करने वाला अगाथोक्लिज यवन शासक माना जाता है। निकल का सिक्का, सबसे पहले सिक्का जारी करने वाला शासक जो माना जाता है वो अगाथोक्लिज माना जाता है। अगाथोक्लिज माना जाता है।
और इसी के सिक्कों पर सबसे पहले ब्राह्मी लिपि भी दिखती है। ब्राह्मी लिपि भी इसी के सिक्कों पर सबसे पहले दिखती है और इसके सिक्कों पर स्तूप का चित्र दिखता है और साथ में बलराम और कृष्ण का अंकन भी इसके सिक्कों पर हुआ है। तो इसके सिक्कों पर सबसे पहले निकल का सिक्का जारी करने वाला शासक है। इसके सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में लेख सबसे पहले मिलता है। इसके सिक्कों पर बलराम और कृष्ण का अंकन भी हुआ है। ठीक। शीशे का सिक्का जारी करने वाला जो यवन शासक है, शीशा का सिक्का, आपने देखा कि सातवाहन भी सिक्के और शीशे और पोटीन के सिक्के जारी किए थे। तो शीशे का सिक्का इन लोगों ने भी जारी किया है। और एस्ट्रेटो द्वितीय शीशे का सिक्का जारी करने वाला शासक है। ठीक। अब इनके सिक्कों पर कुछ लेख भी मिलते हैं। जैसे यूक्रेटाइडिस के सिक्कों पर महाराज या रजस, यूक्रेटाइडिस के सिक्कों पर, यूक्रेटाइडिस के सिक्कों पर महाराज या रजस अंकित है। तो इस तरह की उपाधि पहली बार इसके सिक्कों पर मिली। और डेमेट्रियस के सिक्कों पर जो उपाधि मिलती है वो महाराजस डेमेट्रियस के सिक्कों पर इसी से मिलती जुलती उपाधि मिलती है, महाराजस। ठीक। तो ये अगर कहा जाए कि महाराज उपाधि सबसे पहले किसके सिक्कों पर देखने को मिलती है, तो वो यूक्रेटाइडिस के सिक्कों पर है। और उसी से मिलती जुलती उपाधि महाराजस डेमेट्रियस के सिक्कों पर भी देखने को मिलती है। ठीक। तो ये सिक्कों के संदर्भ में यवनों की जो उपलब्धियां हैं वो है आपके सामने। यवनों का जो भारत पर धार्मिक, यवन भारत के धर्म से प्रभावित हुए। यहाँ आपने देखा कि भारतीय सिक्के यवनों से प्रभावित हैं और धर्म के संदर्भ में आप देखेंगे कि भारतीय धर्म से यवन प्रभावित हुए। आपने देखा कि जो मेनांडर है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया है। इसके पहले आपने हेलियोडोरस को देखा था कि वह यवन राजदूत था और उसने भागवत धर्म को अपना लिया था। तो इन उदाहरणों से ये लगता है कि जो भारत का धर्म है, हिंदू धर्म है, उसका प्रभाव यवनों पर पड़ा और यवन हिंदू धर्म को अपनाते गए। तो एक तरह से हिंदू धर्म जब अपनाएंगे तो धीरे धीरे उनका भारतीयकरण भी होता जाएगा। ठीक। यवनों का एक क्षेत्र पर प्रभाव बड़ा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है, ज्योतिष पर जो इनका प्रभाव है, वराह मिहिर ने बृहत संहिता में इसका उल्लेख किया है। वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में इसका उल्लेख किया है कि यवन बर्बर हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, मार झगड़े वाले लोग हैं, लेकिन ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तो वराहमिहिर क्या कहते हैं कि यवन बर्बर हैं परंतु ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण वंदनीय है या पूजनीय है। तो ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण ये वंदनीय है। तो इस बात को वराहमिहिर खुद ही स्वीकार करते हैं। भारतीय ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं, वशिष्ठ, पैतामह, सूर्य, रोमक और पोलिस, 5 सिद्धांत जो भारतीय ज्योतिष के माने जाते हैं, सूर्य, पैतामह, रोमक और
पोलिश, ये 5 सिद्धांत भारतीय ज्योतिष के माने जाते हैं। इन 5 सिद्धांतों में से ये जो 2 सिद्धांत हैं रोमक और पोलिश, ये यवनों से भारतीयों ने ग्रहण किया। तो भारत के जो ज्योतिष के 5 सिद्धांत हैं उसमें से रोमक और पोलिश पर यवन प्रभाव है, यानी यवनों के प्रभाव से इस सिद्धांत को भारतीय ज्योतिष में सम्मिलित किया गया। भारतीयों ने होरा विद्या ये भविष्य फल देखने की विद्या है, भविष्य फल देखने की विद्या है। कुंडली आदि नक्षत्र आदि को देखकर जो भविष्य वाणी की जाती है, इस होरा विद्या को भी भारतीयों ने रोमनों से ही सीखा। हालांकि यह होरा विद्या का विकास यवनों ने नहीं किया है, यह होरा विद्या माना जाता है कि इसका विकास बेबीलोन में हुआ था, इसका विकास बेबीलोन में हुआ था और वहां से यवनों ने सीखा और यवन इसको भारत में लाए। तो ज्योतिष पर इनका स्पष्ट प्रभाव है। फिर यवनों का जो प्रभाव है आपका नाटक के संदर्भ में, नाटक के संदर्भ में इनका जो प्रभाव है सांस्कृतिक संदर्भ में, भारतीय नाट्य परंपरा में यवनिका एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसका मतलब होता है पर्दा। जो नाटक में पर्दा हटाया जाता है या गिराया जाता है, तो इसके लिए यवनिका शब्द का प्रयोग हुआ है और यह शब्द यूनानी शब्द है, यवनों से आया है। तो ये माना जाता है कि यह, इसी तरह मृच्छकटिकम, शूद्रक ने जो मृच्छकटिकम नाटक लिखा, माना जाता है कि न्यू एटिक कॉमेडी जो यूनानी नाटक है उसके आधार पर यह लिखी गई थी। तो इन दोनों में कुछ समानताएं मिलती हैं, शूद्रक की मृच्छकटिकम और यूनानी जो नाटक है न्यू एटिक कॉमेडी, उसमें कुछ समानताएं मिलती हैं। इसी प्रकार टार्न महोदय कहते हैं कि भारतीयों ने निश्चित तिथि से काल गणना यवनों से सीखा। टार्न का मानना है कि भारतीयों ने निश्चित तिथि से काल गणना यवनों से सीखा, संवत का प्रयोग यवनों से सीखा, सप्ताह को दिन में बांटने की विद्या यवनों से सीखी। तो टार्न महोदय का कहना है कि निश्चित तिथि से काल गणना करना इनका, यह भारतीयों ने किससे सीखा? यवनों से सीखा। संवत का प्रयोग करना यवनों से सीखा। सप्ताह को दिन में बांटना, सप्ताह को 7 दिन में बांटने की विद्या भी भारतीयों ने यवनों से सीखी। ठीक, अब कुछ शब्द हैं जो कि यवन शब्द लगते हैं और हम लोग उसका धल्लड़े से प्रयोग करते हैं, जैसे कलम, स्याही, फलक। ये शब्द जो आए भारत में, ये यवनों के माध्यम से आए। तो कभी इन शब्दों की अगर बात पूछी जाए तो आप इस पर यवनों का प्रभाव बताएंगे। ठीक, तो ये यवनों का भारत पर जो प्रभाव है वो है यवन आक्रमण का भारत पर प्रभाव, ज्योतिष पर प्रभाव, सांस्कृतिक क्षेत्र में नाटक पर प्रभाव, आपके तिथि गणना के संदर्भ में प्रभाव, सिक्का पर प्रभाव। ठीक, और यवन प्रभावित किससे हुए? भारतीय धर्म से प्रभावित किए। उनके अनेक लोगों ने भारतीय धर्म को अंगीकार कर लिया। ठीक है, तो चलिए, तो कल हम लोग फिर शकों की बात करेंगे। समय की अपनी सीमाएं हैं। ठीक, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स। का सर काल